जम्प्स टू एन ओपिनियन के फ़ौरन से पहले कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं किसी से मिलके। तो अभी हमने उनसे बात भी नहीं की और हमने पहले ही डिसाइड कर लिए कि बंदा कैसा होगा। इससे फिर आगे हमारा बिहेवियर भी फिर इससे अफेक्ट होता है, क्योंकि अगर हम एक पर्टिकुलर वे से सोच रहे हैं किसी के बारे में तो हमारा बिहेवियर भी वैसे ही आएगा, बिकॉज हमारी थॉट्स का रिज़ल्ट होता है हमारा बिहेवियर। तो पहले थॉट आती है, फिर उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो हमारा एक्शन होता है बेसिकली, या उसका जो रिज़ल्ट होता है वो एक्शन होता है। तो अगर हम नेगेटिवली सोच रहे हैं तो हमारा बिहेवियर भी नेगेटिव होगा। तो अगर हम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं किसी से मिले बगैर और हम सोच रहे हैं कि अगला बंदा बहुत गुस्से वाला है या रूड है या बात नहीं करना चाहता, तो हम भी उसके साथ उसी तरीके से बात करेंगे, चाहे वो हमसे बात करना चाहता हो या ना चाहता हो। फिर थिंक्स इन ब्लैक एंड वाइट, यहाँ पर दो एक्सट्रीम्स पे सोचता है, इन बिटवीन नहीं सोचता। लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है? लॉजिकल थिंकिंग में हम क्या करते हैं? रैशनली सोचते हैं और आई थिंक हम मल्टीपल वेज ढूंढते हैं एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए, राइट? हम दोनों एक्सट्रीम्स पे नहीं चल रहे होते, हम कोई ऐसी, तो हम विन विन सिचुएशन ढूंढ रहे होते हैं कहीं ना कहीं, कि उसका भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो, यहाँ काम भी हो जाए और कोई हर्ट भी ना हो, किसी को दुख भी ना पहुँचे, हम ये कर रहे होते हैं, राइट? तो हम कोई इन बिटवीन मिडल ग्राउंड ढूंढ रहे होते हैं, या कॉम्प्रोमाइज़, कोई कॉम्पनसेशन, इस तरह कुछ ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन चिम ब्रेन क्या करता है कि वो ब्लैक और वाइट में सोचता है, नो मिडल ग्राउंड। चिम को लगता है कि सोल्यूशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, यहाँ तो वो जीतेगा या वो हारेगा, और चिम की कोशिश ये होती है कि उसने जीतना है, बिकॉज वो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे काम कर रहा होता है, तो उसका काम है सर्वाइव करना, तो वो हर हालत में जीतने की कोशिश करेगा। अब चाहे वो जीतना हम गुस्से से करें या हम कोई फिज़िकली एग्रेसिव होके करें, फोर्स एक्सर्ट करके करें। अक्सर होता है ना, बात मनवाने के लिए हम सोच रहे होते हैं कि अगर हम गुस्से से या ज़रा ऊंची आवाज़ में बात करेंगे तो हमारी बात समझ जाएंगे। लेकिन होता क्या है, अगर हम किसी से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं या बहुत गुस्से से बात कर रहे होते हैं तो होता क्या है? रूड लगता है, राइट? रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है। हम उनको असर्ट करने के बजाय हम उनके साथ गुस्से से बात कर रहे होते हैं, तो हम यानी कि उनके ऊपर फिंगर पॉइंट कर रहे हैं, बेसिकली उनको समझा नहीं पा रहे, तो हमारा पॉइंट उनके पास पहुंच नहीं रहा, उल्टा वो भी गुस्सा हो रहे हैं हमारे पे, तो वो सिचुएशन और ख़राब होती चली जाती है और मज़ीद लड़ाई होती चली जाती है। पैरानॉइड होता है, शक करता है, शक शुबा, उसको लगता है कि ये चीज़ ऐसे है वैसे। पैरानॉइड कोई भी हो सकता है, मैं भी पैरानॉइड हो सकती हूँ, डजंट मीन कि मुझे साइकोसिस में जाने की ज़रूरत है। मैं किसी हवाले से पैरानॉइड हो सकती हूँ कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, अच्छा नहीं सोच रहा होगा, ही विल बी थिंकिंग आई एम स्टूपिड। या अगर मैं स्टेज पे आके बोल रही हूँ तो मेरे जहन में ये चल रहा होगा कि सब लोग हंस रहे होंगे अंदर मेरे पे, किसी को समझ नहीं आ रही होगी मेरी बात, इस तरह ये पैरानॉइड होना होता है। जब कोई पैरानॉइड हो रहा होता है तो फिर हम उसको कॉन्ट्रेरी एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि ये किसी बारे में, फॉर एग्जांपल अगर उसके जहन में ये आ रहा है ना कि प्लेन क्रैश कर जाएगा, तो हम कॉन्ट्रेरी एविडेंस ये देते हैं कि प्लेन क्रैशेस बहुत कम होते हैं, इट्स एक्चुअली द सेफेस्ट वे टू ट्रैवल एज़ कम्पेयर टू कार ट्रैवल। कार क्रैशेस पूरी दुनिया में हर मंथ बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लेन क्रैशेस, वंस इन अ वाइल कभी प्लेन क्रैश होता है, तो हम ये एविडेंस फिर उनको प्रोवाइड करते हैं। तो आपके केस में आप उनसे बात कर सकते हैं कि मेरे दिल में ये फीलिंग आ रही है, तो आपका क्या इस पे ओपिनियन है, या व्हाट डू यू से अबाउट दिस। बात करके पता लगेगा ना, हम कंक्लूजन ना ड्रॉ करें, बात करें उनसे, अपनी फीलिंग्स उनको बताएं, आगे से उनका जो भी रिएक्शन आएगा फिर उसको आप हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो थोड़ा गुस्सा भी कर जाते हैं तो क्रूशियल कॉन्वर्सेशन के स्किल्स अप्लाई करने, सेफ एग्जिट लेने, थोड़ी देर बाद उनसे बात करने, बट बात जो है अपनी फीलिंग्स उनको ज़रूर बयान करें कि दिस इज़ हाउ आई फील। जब हम अपनी फीलिंग्स किसी को बताते हैं तो अगला बंदा समझ भी जाता है हमारी फीलिंग्स को। सबसे पहले तो रिलेशनशिप तो इक्वल होना चाहिए, रिलेशनशिप्स में सुपीरियर इन्फीरियर वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं, हम सारों से गलतियाँ हो सकती हैं, हम सारे किसी एक फील्ड में एक्सेल भी कर सकते हैं। अब आपकी जो मास्टरी है वो शायद उनकी ना हो, उनकी कोई और मास्टरी हो, बट सारे इक्वल ही प्लेन पे हैं। तो पहले तो इस तरह सोचना समझें कि ही इज़ माई इक्वल, मेरे बड़े भाई हैं, राइट? तो भाई से तो बात करनी चाहिए, एक घर में रह के बात क्यों नहीं कर रहे हैं हम? ये गलत बात है ना कि एक ही घर में रह रहे हैं और हम बात नहीं कर रहे अपने भाई से। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि यू स्टार्ट, कोई एक तो इनिशिएटिव ले ना। एक चीज़ होती है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका मतलब ये होता है कि हम अपना काम किसी और पे छोड़ देते हैं कि ये कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल रोड पे एक्सीडेंट होता है, हम गुजर जाते हैं ये सोच के कि कोई अगला बंदा आएगा तो वो हेल्प कर देगा, वो सोच के वो चला जाता है कि कोई तीसरा बंदा आएगा तो वो हेल्प करेगा।
ये डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, हम किसी और पे छोड़ रहे हैं और वो जो है वो किसी और पे छोड़ रहे हैं। तो ऐसी चेन चलती आ रही है, तो वो जो विक्टिम है उसकी हेल्प नहीं हो रही है वहाँ पे। तो अगर ऐसी बात है तो फ़ौरन खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, खुद से बात करें, खुद से ट्राई टू अमेंड द रिलेशनशिप, कोशिश करें, उनसे बात करें, बिठाएं उनको कि कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है। लेट्स से पेरेंट्स भी हों बीच में, बेशक रिलेशनशिप तो आपका ख़राब है ना, पेरेंट्स का उनके साथ ख़राब नहीं है। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी दोस्ती करवाना, आपने खुद करनी है दोस्ती उनके साथ। तो आप खुद कोशिश करें, पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे उसमें। इनिशिएटिव तो लेना, इस चीज़ का इनिशिएटिव लें कि मैंने अपने भाइयों के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना है, बातचीत बहाल करनी है मैंने उनके साथ। जब आप इनिशिएटिव लेंगे फिर पेरेंट्स आपकी हेल्प करेंगे। पेरेंट्स ने आपको एक करके नहीं देना। अब हम छोटे बच्चे नहीं प्लेग्राउंड में कि लड़ाई हो गई है तो पेरेंट्स आके दोस्ती करा रहे हैं, हाथ कह रहे हैं कि हाथ मिला लो या हग कर लो तो दोस्ती हो गई है। वो एडल्ट्स ना हो, हमारी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है, अपनी अपनी लाइव्स हैं। तो ये अब खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करना है ये काम, ठीक है। तो इनिशिएटिव लें, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा मसला ज़रूर होगा, उनकी तरफ से हॉस्टिलिटी आ सकती है, वो गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी जगह सही रहना। आपने उनके साथ गुस्सा नहीं करना, आपने हॉस्टाइल नहीं होना, आपने आराम से असर्टिवली ही उनके साथ बात करनी है। फिर इट्स कैटास्ट्रोफिक कि छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना लेना। अक्सर ऐसे होता है फैमिली मेम्बर्स जब हमारा प्यारा कॉल ना उठा रहा हो ना, एक कॉल किया उठाई नहीं है, फ़ौरन से पहले हम समझते हैं कि पत्नी क्या हो गया, खैरियत तो है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, और फिर कॉल पे कॉल कर ही जाएंगे अनटिल दैट पर्सन आंसर्स। अब हो सकता है वो पर्सन बिजी हो तो इसको कैटास्ट्रोफाइज हम कर देते हैं। इरैशनल होते हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि चालान हो गया तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं डॉक्टर, मुझे जाने दो। ये लॉजिक नहीं है, इरैशनल है। अगर आप डॉक्टर हैं दैट डज नॉट मीन कि लॉ आप पे काम नहीं करता। इट्स नॉट अ मेयर सजेशन, लॉ है तो लॉ को फॉलो करने हर किसी ने। ज़रूरी नहीं है कि अब आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में हैं तो आपने लॉ को फॉलो नहीं करना, तो वो इरैशनैलिटी आ जाती है। फिर इमोटिव जजमेंट है कि इमोशंस के साथ जजमेंट करना, इमोशंस पहले आए और फिर हमने जजमेंट कोई पास कर दिए। तो जो हम कहते हैं कि गुस्से में स्टैंड्स नहीं लगाने पेशेंट के ऊपर, ये इमोटिव जजमेंट है। इसका नतीजा कभी अच्छा नहीं निकलेगा। पूरे दलील के साथ, लॉजिक के साथ, तरीके से रिस्पेक्टफुली स्टैंड्स लगाने होते हैं। हम उनको बताते हैं, हम उनका ओपिनियन भी लेते हैं कि आपको किसी एक स्टैंड पे इशू है तो लेट्स डिस्कस इट। अब एक दफ़ा लगा दिया दैट डज नॉट मीन कि बस लगा दिए, डिस्कस भी किया जा सकता है इस चीज़ को। तो ये इमोटिव जजमेंट होती है कि गुस्से में आके कोई एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लेना, इमोशनल होके बहुत बड़ा डिसीजन ले लेना। इम्पल्सिविटी एज अ रिज़ल्ट आ सकती है इसमें कि अभी हम मिले हैं किसी से एंड बाय द नाइट वी आर गेटिंग मैरिड टू दैट पर्सन। इमोटिव जजमेंट से काम किया है, हमने कॉस्ट बेनिफिट नहीं देखा, हमने ये नहीं देखा कि फैमिली वाले क्या कहते हैं, आसपास के लोग क्या कहेंगे। खैर वो तो सोचना भी नहीं चाहिए, बट जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जांपल उनकी फैमिली, हमारी फैमिली, आगे चल कैसे चलेगा, डू वी विल वांट टू बी टुगेदर, हम बस डिसाइड करते हैं, वी डू इट। तो ये इमोटिव जजमेंट है, इम्पल्सिविटी आती है इससे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। तो वो थे ट्रेट्स ऑफ इमोशनल थिंकिंग, चिंप जैसे सोचता है। ये हैं ट्रेट्स ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, जैसे ह्यूमन सोचता है। सबसे पहले एविडेंस बेस्ड,
अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो फिर हम उसको बैकअप भी करें। फॉर एग्जांपल अगर हम इस स्टेज पे कोई बात करते हैं तो हमारे पास पीछे पूरी साइंटिफिक नॉलेज बैकअप कर रही है इन सब चीज़ों को, ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ रिसर्च इसको बैकअप करिए। स्टैंड्स लगाते हैं तो इस पर पूरी एक बुक लिखी हुई है कि क्यों लगाने चाहिए स्टैंड्स या किस वजह से लगते हैं। तो हम ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहे होते, एविडेंस के साथ बात कर रहे होते हैं। तो एविडेंस अब ऐसे भी होता है कि अक्सर का जब कोई डिलूजनल होता है तो वो एविडेंस फैब्रिकेट भी कर सकता है या गलत डॉट्स को भी कनेक्ट कर सकता है। तो इससे हमने बचना है। पेशेंट्स अक्सर औकात क्या करते हैं, किस तरीके से लॉजिक बनाते हैं फैमिली को कन्विंस करने के लिए कि मुझे चर्च अलाउ कर दें। चर्च वहाँ कंट्री में लीगल है। वो दूसरा ये भी कहते हैं कि इसके इतने बेनिफिट्स हैं, ये कैंसर सेल्स मारती है, ये तो टूरेट्स में यूज़ किया जाता है। ओपीएम का कहा जाता है कि ये तो पुराने ज़मानों में एज अ मेडिसिन यूज़ होती थी। बट ज़माना बदलता जा रहा है ना, फार्मूलाज भी बदल रहे हैं और उनका यूज़ भी चेंज हो रहा है। हम एडिक्ट्स का मसला ये है कि वो कम मिकदार में यूज़ नहीं कर सकते, उन्होंने यूज़ करना है तो फिर ज़्यादा यूज़ करना है। इस लॉजिक से वो प्रेजेंट करते हैं कि हमें अलाउ कर दें चर्च के मेडिसिनल पर्पसेस हैं, इसके बाकायदा साइंटिफिक रिसर्चेस ढूंढेंगे जहाँ 1000 रिसर्चेस कह रही होंगी ना कि इट्स हार्मफुल और एक कह रही होगी कि इट्स नॉट हार्मफुल, वो एक पकड़ेंगे। ये इमोशनल थिंकिंग है, ये लॉजिकल बिल्कुल नहीं है कि कहाँ 1000 रिसर्चेस आर सेइंग कि दिस इज़ हार्मफुल फॉर यू एंड वन इज सेइंग कि इट्स नॉट हार्मफुल फॉर यू। किस चीज़ को हमें पिक करना चाहिए, जहाँ जो मेजॉरिटी है या माइनॉरिटी है। ये सिलेक्टिव हो जाते हैं ना, हम जो हमारे काम की बात है हम उसको पिक कर लेते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हो सकता है कि वो एक जिसने लिखी हो वो बहुत पहले लिखी हो, गलत भी हो सकता है। तो रैशनल थिंकिंग होगी जो बात सेंस बनाएगी। अगर हम बात कर रहे हैं, हम एविडेंस के साथ बैकअप कर रहे हैं तो वो बात रैशनल है। रैशनल थिंकिंग ये हो सकती है कि इफ़ वी आर वॉकिंग इनटू अ ट्रीटमेंट फैसिलिटी तो जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी सुननी चाहिए। हम किसी जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, हम उसको तो नहीं ना सजेस्ट करते कि ये मुझे दवाई लिख के दे दो, वो जो सजेस्ट करता है हम वो खाते हैं, राइट। तो जिस भी हम ट्रीटमेंट फैसिलिटी जिससे भी हेल्प मांगने चाह रहे हैं और वो एक्सपर्ट है उन फील्ड में, तो हम उनको वो उनकी सुने ना। अगर कोई आर्किटेक्ट के पास जाते हैं घर बनवाने, हम अपना आइडिया तो उनको दे सकते हैं, हो सकता है वो आइडिया एग्जीक्यूट ना हो सके, वो कहे कि ये दीवार इधर नहीं लग सकती है या ये यहाँ पे नहीं पिलर खड़ा हो सकता, घर गिर सकता है, सेफ़ नहीं होगा, तो हम उनकी सुनेंगे ना। हम पहले से रिसर्च कर लेते हैं कि ये दवाई इस बीमारी के लिए, और हम जाते हैं और हम उस बीमारी के सिम्टम्स बता रहे होते हैं और उसमें से चाहे 2 हमारे एक्चुअल सिम्टम्स हो, बाकी हमने खुद फैब्रिकेट करके बताए होते हैं कि हमें वो दवाई मिल जाए। गलत होता है, राइट। तो मैं वही बात कर रही हूँ कि वो रैशनल थिंकिंग नहीं होगी। रैशनल थिंकिंग ये होगी कि हम जाएँ एंड वी शुड बी ऑनेस्ट, वी शुड बी ट्रांसपेरेंट, प्रॉब्लम जो है एज इट इज़ बताएं, तभी उसका हल हो सकेगा ना। अगर गलत बताएंगे तो वह गलत हल निकलेगा, चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। इन कॉन्टेक्स्ट एंड विद पर्सपेक्टिव, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात ना हो। फॉर एग्जांपल हम किसी फ्यूनरल पे बैठे हैं और वहाँ पे हम शादी की बातें शुरू कर दें या बिज़नेस डिस्कस करना शुरू कर दें। जो ग्रीविंग पर्सन है हम उसके साथ उसके जो वो ग्रीव कर रहे हैं किसी बारे में उस पर बात नहीं कर रहे, किसी और चीज़ पे बात स्टार्ट कर दें, तो ये इन कॉन्टेक्स्ट बात नहीं होगी। तो इफ़ यू आर गोइंग टू अ फ्यूनरल, तो जो बेचारा दुख से गुजर है उसके दुख में उसके साथ हों, उसको ये भी नहीं कहना है कि डोंट बी सैड, वो भी इरेशनल सी बात है, वो कैसे ना सैड हो। तो अगर एक टॉपिक पे बात हो रही है तो उसी टॉपिक पे रह के बात करनी चाहिए, उसी कॉन्टेक्स्ट में जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं। अक्सर होता ये है कि हम 3 बातें या 4 बातें करते हैं कि डॉक्टर साहब बताएंगे कि कितने डेज़ हैं आफ्टर फॉर एग्जांपल 2 वीक्स। पेशेंट ये सुनते हैं कि 2 हफ्ते बाद मैं चला जाऊंगा यहाँ से। पेशेंट ये सुन रहे होते हैं कि 2 हफ्ते बाद मैं चले जाऊँगा, फिर 2 हफ्ते बाद पूछते हैं कि आज मैंने चले जाना है या नहीं। असल में हमने कहा ये होता है कि 2 हफ्ते बाद देखेंगे या डॉक्टर साहब से पूछ के बताएंगे। तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो बात निकाल लेते हैं अपने मतलब की। और लास्ट है शेड्स ऑफ ग्रे एंड बैलेंस जजमेंट, जो हमने बात की कि चिंप सोचता है ब्लैक और वाइट में, यहाँ आर यहाँ पार, माई वे और द हाईवे वाली चीज़। इसमें कोशिश ये की जाती है कि कोई मिडल ग्राउंड ढूंढी जाए, कोई विन विन सिचुएशन ढूंढी जाए जिसमें हम भी जीते हैं वो भी जीते हैं, किसी का लॉस ना हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी से मिलने का कहते हैं और वो बंदा लेट आता है, हम वहाँ पे आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, तो हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि कोई ख़राबी होगी रास्ते में। ऐसे तो नहीं है कि वो जानबूझ के लेट हो रहा है या उसकी टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है।
हो भी सकता है, लेकिन हम ये तो सोच सकते हैं ना कि हो सकता है गाड़ी ख़राब हो गई हो, टायर पंक्चर हो गया हो, जिस वजह से वो नहीं आ पा रहा। तो शेड्स ऑफ ग्रे में सोचना होता है, क्योंकि हर कलर के भी तो शेड्स होते हैं ना। एवरी पर्सन की भी मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी होती है, कोई एक पर्टिकुलर नहीं चीज़ होती, पर्सनैलिटी सॉलिड नहीं है, पर्सनैलिटी के भी फैसेट्स हैं। हर किसी के साथ डिफरेंट तरीके से बात होती है, हर किसी के डिफरेंट मुख्तलिफ ट्रेट्स होते हैं विच मेक अप द एंटायर पर्सनैलिटी। तो वाई कांट वी थिंक इन शेड्स ऑफ ग्रे देन? फिर क्यों हम एब्सोल्यूट्स में सोचते हैं? तो हम भी व्हाट इफ्स में सोच सकते हैं ना कि व्हाट इफ ऐसे हो जाए। जब बिजनेस वेंचर करते हैं तो जो हम पूरा एक अपना बैकअप प्लान बनाते हैं, तो उसमें भी तो हम सारी पॉसिबल आउटकम्स लिख रहे होते हैं ना कि इस तरह इस रूट पे जाएंगे तो ये हो सकता है, इस रूट पे जाएंगे तो ये हो सकता है। तो एक कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं हम कि इन केस दिस फेल्स तो वी हैव दैट एज अ बैकअप। तो इसलिए शेड्स ऑफ ग्रे में और बैलेंस जजमेंट में सोचना होता है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।